हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। इस वीडियो के अंदर हम एचटेट पीजेटी फिजिक्स जो 2023 में हुआ था उसमें जो फिजिक्स के क्वेश्चन थे उन्हीं के सॉल्यूशन को हम कंटिन्यू करेंगे। और हमारा क्वेश्चन है, व्हेन अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मीन्स एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज इंसिडेंट ऑन अ मेटेरियल सरफेस, मतलब किसी मेटेरियल की सरफेस पे इंसिडेंट की गई है। द वेव डिलीवर सम मोमेंटम p एंड एनर्जी e, और उस वेव ने कुछ मोमेंटम डिलीवर किया है p एंड e, मतलब कुछ मोमेंटम दिया है p और एनर्जी दी है e। ऐसा कब पॉसिबल होता है? जब उसके पास मोमेंटम भी हो और एनर्जी भी हो। मतलब एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है ना, या फिर कोई भी वेव हो, वो अपने साथ मोमेंटम और एनर्जी दोनों चीज कैरी करती है। मीन्स अगर आप किसी सरफेस पे उसको डालोगे तो वो मोमेंटम भी डिलीवर करेगी और एनर्जी भी डिलीवर करेगी। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? फोर्थ इसका राइट आंसर होगा कि जो P है वो भी जीरो नहीं होगा और एनर्जी भी जीरो नहीं होगी। मतलब वो उस सरफेस को मोमेंटम भी डिलीवर करेगी और एनर्जी भी डिलीवर करेगी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ए स्टेट होरिजेंटल कॉपर वायर, मतलब स्टेट का मतलब सीधी, होरिजेंटल का मतलब क्या है? मतलब होरिजेंटली रखी गई है कॉपर वायर विद अ लीनियर डेंसिटी ऑफ 46.6 ग्राम पर मीटर। मतलब लीनियर डेंसिटी क्या दे रखी है? 46.6 ग्राम पर मीटर। मतलब 1 मीटर की लेंथ में कितना मास आता है? 46.6 ग्राम आता है। मतलब 1 मीटर में मास कितना होगा उसका? 46.6 ग्राम होगा। इतना समझ रहे हो? ये लीनियर डेंसिटी का मतलब है कि यूनिट लेंथ में आने वाला मास, मतलब 1 मीटर में कितना मास है उसका, इतना मास है। हैज ए करंट 28 एम्पियर, मतलब उसमें से कितना करंट फ्लो कर रहा है? 28 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। थ्रो इट, मतलब उसके अंदर से 28 एम्पियर आई कितना करंट फ्लो कर रहा है? 28 एम्पियर। द मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर्ड टू फ्लोट द वायर इन द एयर, मतलब आपको मिनिमम कितना मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, बी हमें कितना रिक्वायर्ड होगा ताकि ये जो वायर है वो हवा के अंदर ही लटकी रहे, फ्लोट करे, मतलब वहीं पर ही रुक जाए, मतलब इक्विलिब्रियम में रहे, एयर में कहीं पर क्या हो जाए? रुक जाए, मतलब वहां पे क्या हो जाए? मतलब लटकी हुई रहे, इन द सेंस मतलब हवा में लटक रही है वो। और वो कैसे पॉसिबल होगा? जो उसका नीचे वेट मान लेते हैं, इसका टोटल मास कितना है? m। m क्या है? इसका टोटल मास है, टोटल मास है। और l क्या है? l मीटर, l मीटर क्या है? इसकी लेंथ है, टोटल लेंथ है। तो मतलब इसकी टोटल लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ लग l मीटर है। ये l है और ये मीटर है। ये m लिखा हुआ है, ये मीटर है, और l क्या है? उसकी लेंथ है, l मीटर। और m इसका क्या है? टोटल मास है। तो mg जो वेट होगा वो तो कहाँ लगेगा? नीचे की तरफ लगेगा, ग्रेविटी की वजह से mg। अब इस mg को बैलेंस कराने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ऊपर की तरफ एक फोर्स लगानी पड़ेगी, और वो मिनिमम फोर्स कितनी होगी? mg के बराबर होगी। और वो अगर बी मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहा है तो हमें पता है कि अगर कोई एल लेंथ की वायर हो, आई जिसमें से करंट फ्लो कर रहा हो, और बी मैग्नेटिक फील्ड में रख रखी हो, तो उसके ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स लगती है वो बी आई एल लगती है। वैसे तो एक्चुअल में तो क्या लगती है मैग्नेटिक फोर्स? बी आई एल साइन थीटा। लेकिन यहाँ पर एंगल की कोई बात नहीं कर रहा, तो डायरेक्ट आप क्या ले सकते हैं? इसका वैल्यू को बी आई एल ले सकते हैं। सो इसकी मैग्नेटिक फोर्स कितनी लगेगी? ऊपर की तरफ बी आई एल लगेगी। तो एम जी को हम बी आई एल से बैलेंस करा देंगे, तो बी किसके बराबर आएगा? एम जी बाय आई इंटू एल, बाय नीचे आई इंटू एल आ जाएगा। ठीक है। अब टोटल मास कितना होगा? 1 मीटर में मास आता है 46.6 ग्राम। तो एल लेंथ, एल मीटर में कितना आएगा? 46.6 को एल से गुणा कर देंगे, तो इतने ग्राम मास आ गया इसका टोटल, 46.6 एल ग्राम। और इसको हमें ग्राम को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? किलोग्राम में। तो 10⁻³ से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। तो ये मास किस में आ गया उसका? किलोग्राम में। 46.6
एल उसकी टोटल लेंथ है, इंटू 10⁻³ क्यों किया? क्योंकि ग्राम से हमें किलोग्राम में कन्वर्ट करना था। और हमें बी निकालना है, तो बी किसके इक्वल आया था? mg/il। m की जो वैल्यू थी वो रख दी 46.6, l गुणा 10⁻³ और g की वैल्यू हम कितनी ले लेते हैं? 10 ले लेते हैं। अगर हम 9.8 लेंगे तो भी कर लेंगे क्वेश्चन को, लेकिन हम क्या करते हैं, थोड़ा इजी करने के लिए g की वैल्यू को 10 ले लेते हैं। और I कितना दिया हुआ है? 28, तो I की जगह 28 एम्पियर ले लिया। और L टोटल लेंथ है, तो L से L क्या हो गया? कैंसल आउट हो गया। 46.6 गुणा 10⁻³ और ये इंटू में क्या है आपका? ये जो 10 है ये भी आएगा और नीचे क्या है? 28। तो इसको अगर इसके नीचे जो 10 आएगा वो इस 10 से कैंसल आउट हो जाएगा, तो 466 तो ऊपर रह गया, 28 नीचे है, गुणा 10⁻³ और जब हम इसको भाग करेंगे 466 को 28 से, तो ये 16.64 आएगा और गुणा में 10 की पावर क्या है? -3। और मैग्नेटिक फील्ड की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है? टेस्ला होती है, क्योंकि हम मास को भी एसआई में लिख रहे हैं, लेंथ को भी एसआई में लिख रहे हैं, जी को भी एसआई में लिख रहे हैं और करंट को भी एसआई में लिख रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड एसआई यूनिट में आएगा। और 10⁻³ को हम क्या लिख सकते हैं? मिली। तो ये 16.64 मिली टेस्ला हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड मिनिमम कितनी वैल्यू चाहिएगी? इतनी वैल्यू चाहिएगी ताकि आपका वो जो वायर है वो फ्लोट कर सके, मतलब हवा में लटकी रह सके। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 16.64 के करीब क्या है? 16 है। अगर एग्जैक्ट चाहिए था 16 तो आप जी की वैल्यू को 9.8 रख लीजिएगा, लेकिन हमने 10 लेकर थोड़ा इजी क्वेश्चन हो गया। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी इसका राइट आंसर होगा, 16 मिली टेस्ला। तो इसको कैसे किया? mg जो वेट था वो नीचे लग रहा था, वो कौन बैलेंस करेगा? ऊपर वाली फोर्स। और ऊपर कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं, तो मैग्नेटिक फोर्स ही लग रही होगी, I करंट है, L उसकी लेंथ है, तो BIL। और बैलेंस करा करके हमने सभी वैल्यू को SI यूनिट में रखा और फाइनली हमारा मैग्नेटिक फील्ड भी SI यूनिट में आ गया था। और फिर हमने क्या कर दिया, उसको 10⁻³ को मिली लिख दिया, तो फाइनली हमारा बी आंसर आ गया आपका। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राधा प्रेसिस हर फिजिक्स टेक्स्ट बुक, मतलब जो फिजिक्स की उसकी जो टेक्स्ट बुक है उसको प्रेसिस का मतलब प्रेस करती है अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल, मतलब कोई वर्टिकल खड़ी हुई दीवार थी और उसको उसने अपनी बुक को उसको प्रेसिस किया, मतलब दबा के रख दिया विद हर हैंड, और वो चाहती है कि वो बुक नीचे ना गिरे। तो कहता है द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बुक बाय द वॉल इज, मतलब जो दीवार है वो उस बुक के ऊपर फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगाएगी? ऊपर, नीचे, आउट फ्रॉम द वॉल, इनटू द वॉल, कहाँ पे लगाएगी? अब देखिए यहाँ पर क्या है कि ये तो आपकी वॉल है वर्टिकल और ये फिजिक्स की बुक है, और यहाँ पर जो ये एक्सटर्नल फोर्स लगा रही है राधा। तो ये जो राधा है अगर हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, जो राधा है वो एक्सटर्नल फोर्स लगा रही है और इस वॉल ने इसको नॉर्मल दिया बुक को, और बुक ने किसको नॉर्मल दिया? वॉल को। तो ये जो एक्सटर्नल फोर्स है उसको तो बैलेंस कौन कर लेगा? नॉर्मल कर लेगा। लेकिन जो mg नीचे लगेगा, इस बुक का जो मास है उसकी वजह से जो वेट नीचे लगेगा उसको कौन बैलेंस करेगा? ये बुक जो है इसके साथ रुकी हुई है, जो दीवार है इसके साथ प्रेसिस कर रखी है, उसने दबा के रख रखी है, वो नीचे ना गिरे। तो ऐसा कब पॉसिबल होगा? जब फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ लगेगी? ऊपर लगेगी। सो इसके जो फ्रिक्शनल फोर्स, जो फ्रिक्शन की जो डायरेक्शन होगी वो कहाँ होगी? अपवर्ड होगी। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए इसका राइट आंसर होगा आपका। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन मेजरिंग द इंटरनल रेजिस्टेंस आर ऑफ अ सेल, मतलब किसी भी सेल का आप इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना चाहते हो स्मॉल आर। तो हमें पता है जब भी हमें इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना हो किसी भी सेल का, तो हम पोटेंशियोमीटर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी एप्लीकेशन, वन ऑफ द एप्लीकेशन क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल की कैलकुलेट कर सकते हैं इसकी हेल्प से। फिर क्या लिखा है?
द EMF इज फर्स्ट बैलेंस बाय ए लेंथ 90 सेंटीमीटर ऑन द वायर कैरिंग ए कांस्टेंट करंट। मतलब जो पोटेंशियोमीटर वायर है उसमें कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा है, और जब आपको उसकी EMF कंपेयर करनी हो या बैलेंस करनी हो तो कितने सेंटीमीटर की लेंथ पे होती है? 90 सेंटीमीटर की लेंथ पे होती है। एंड व्हेन ए रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम इज कनेक्टेड टू द सेल, मतलब जब आप एक रेजिस्टेंस लगाओगे 5 ओम इज कनेक्टेड टू द सेल, तब क्या कह रहा है? द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल इज नाउ बैलेंस बाय ए लेंथ 45 सेंटीमीटर। मतलब जब आपने उस सेल के अक्रॉस एक 5 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया, तब कहता है द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो सेल का है वो कितनी लेंथ पे बैलेंस होता है? 45 सेंटीमीटर पे। तब कह रहा है आर की वैल्यू बताओ। मतलब जब आपने EMF कितनी लेंथ पे बैलेंस होता है? 90 सेंटीमीटर पे। और आपका ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये कितने पे बैलेंस होता है? 45 सेंटीमीटर पे। तो आपसे आर की वैल्यू पूछ रहा है। तो आर का जो फॉर्मूला होता है इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने का, वो कैपिटल आर जो आपने एक्सटर्नली अटैच किया था, L1 बाई L2 माइनस 1। यहाँ पे आर क्या है? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। और L1 जो है, ये जो L1 जो ऊपर वाली लेंथ है वो बड़ी वाली लेंथ है जो बैलेंस हुई थी। क्यों? क्योंकि अगर ऊपर वैल्यू कम होगी तो ये 1 से कम आएगा, तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस या कोई भी रेजिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकती। अगर आपने ऊपर वाली लेंथ को कम रख दिया, छोटी वाली लेंथ रख दिया और नीचे लेंथ ज्यादा रख दी, तो ये नेगेटिव आएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए इंटरनल रेजिस्टेंस के केस में ऊपर लेंथ बड़ी वाली रखी जाती है जो बैलेंस हुई है, नीचे वाली छोटी वाली लेंथ रखी जाएगी। मतलब L1 ज्यादा होगा L2 से। L1 किसके लिए है? EMF के लिए। और L2 किसके लिए है? फॉर पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, जो आपका कौन से वाला होता है? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है। और आर आपको गिवन है 5 ओम, L1 आपको ज्यादा वाला है, और EMF कितने पे बैलेंस हुआ था? 90 सेंटीमीटर पे। और आपका पोटेंशियल डिफरेंस कितने पे बैलेंस हुआ था? 45 सेंटीमीटर पे। तो ये सभी वैल्यू आप यहाँ पे रखोगे। आर की वैल्यू रख दी, L1 की वैल्यू रख दी, L2 की वैल्यू रख दी। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया था क्योंकि सेम यूनिट में है। तो 45 दूनी 90, 2 माइनस 1 1 आएगा, 1 की गुणा 5 से होगी तो 5 ही आएगा। तो उसकी जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो कितनी आएगी? 5 ओम। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी इसका राइट आंसर होगा आपका। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द इंटेंसिटी ऑफ द फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा इज X% ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। मतलब जो पहला सेकेंडरी मैक्सिमा बनता है उसकी इंटेंसिटी X% है सेंट्रल मैक्सिमा के। और इंटेंसिटी जो सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा है उसकी Y% है सेंट्रल मैक्सिमा के। तो आपसे X और Y की वैल्यू पूछ रहा है। अब हमें पता है कि जो डायाफ्रैक्शन होता है, डायाफ्रैक्शन के अंदर एक होता है आपका सेंट्रल मैक्सिमा। ये क्या है आपका? डायाफ्रैक्शन में क्या होता है? सेंट्रल मैक्सिमा होता है। इसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होती है। हाईएस्ट इंटेंसिटी किसकी होती है? सेंट्रल मैक्सिमा की। मान लेते हैं उसकी इंटेंसिटी कितनी है? I0। और ये होते हैं बाद में जो हमें मिलते हैं दोनों साइड, वो होते हैं सेकेंडरी मैक्सिमा। ये भी क्या है? आपके सेकेंडरी मैक्सिमा है। क्या है? सेकेंडरी मैक्सिमा। और ये जो ऊपर की तरफ है ये तो सेकेंडरी मैक्सिमा है, और जो ये बने हुए हैं नीचे की तरफ ये क्या होते हैं? सेकेंडरी मिनिमा होते हैं। क्या होते हैं? सेकेंडरी मिनिमा। तो और इस साइड भी ये क्या है? आपके सेकेंडरी मिनिमा है। क्या है? सेकेंडरी मिनिमा। तो आपको तो किससे मतलब है इस क्वेश्चन में? सेकेंडरी मैक्सिमा से मतलब है। तो सेकेंडरी मैक्सिमा जो होते हैं ये फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा है, ये सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा है, ये थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमा है, और ये क्या होता है? सेंट्रल मैक्सिमा होता है। उस इसकी इंटेंसिटी अगर I0 है तो इसकी इंटेंसिटी होती है I0/22। इसकी इंटेंसिटी होती है I0/61। देखो इंटेंसिटी कम हो रही है ना, इसकी I0 सबसे ज्यादा है, फिर कम हो गई, फिर और कम होगी। तो मैक्सिमा की जो सेकेंडरी मैक्सिमा है उनकी इंटेंसिटी कम होती रहती है। और
थर्ड की कितनी होगी, आई नॉट बाय 122। तो हमसे क्या पूछ रहा था, कह रहा था फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा। तो फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा की इंटेंसिटी अगर हम I1 लेते हैं तो I1 किसके इक्वल है, आई नॉट बाय 22 के। तो I1 बाय आई नॉट कितना आ जाएगा, 1/22, जिसकी वैल्यू क्या आएगी, 0.045। मतलब I1 जो इंटेंसिटी है फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा की, वो इतने टाइम्स है सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी के। यहाँ से आपसे पूछ तो परसेंटेज में रहा था, x%, तो x बताओ, लेकिन उसने जो वैल्यू दे रखी है वो फ्रैक्शन में ही दे रखी है। मतलब I1 बाय आई नोट, मतलब कितने टाइम्स होगी यही पूछ रहा है जस्ट। अगर वो पूछता कितने परसेंट है, अगर वो आंसर परसेंटेज में पूछना चाहता है ना, परसेंटेज में, तो ये कितनी आएगी 4.5%, और ये क्या आएगी 1.6%। अगर वो परसेंटेज में आंसर देता तो उसका आंसर आता x का 4.5, और y का कितना आता 1.6। ये आपका x है और ये आपका क्या है, y है। इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं 100 से मल्टीप्लाई करके, इसको भी हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं 100 से मल्टीप्लाई करके। लेकिन हमें जो क्वेश्चन में जो आंसर दिया हुआ है वो 0.045 0.016 मींस परसेंटेज में न देकर डायरेक्ट यही वैल्यू दे दी आपको। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया, x% है सेंट्रल मैक्सिमा का या y% है सेंट्रल मैक्सिमा का, तो x और y बताइए। मींस आपको x और y की वैल्यू पूछ रहा है, लेकिन आपको उसने यहाँ पे तो परसेंटेज लगा दिया, लेकिन जब आंसर दिए तो परसेंटेज यूज ही नहीं किया उस टाइम। लेकिन हम फिर भी अपने ऑप्शन के लग जा सकते हैं कि I1 इंटेंसिटी है फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा की, जो I नोट बाय 22 है। तो I1 बाय आई नोट निकाला 1/22 आएगा। तो ये फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा की जो इंटेंसिटी है वो इतने टाइम्स है किसके, सेंट्रल मैक्सिमा के। तो ये वैल्यू डायरेक्ट यूज कर रहा है। अगर परसेंटेज कहता तो 4.5% है किसका, सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी का। और I2 क्या है, सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा की इंटेंसिटी है आई नोट बाय 61। तो I2 बाय आई नोट क्या आएगा 1/61, जिसको हम सोल्व करेंगे तो 0.016 आएगा। क्या आएगा 0.016। तो इसको अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 1.6% हो जाएगा। मतलब अगर इस क्वेश्चन में वो परसेंटेज यूज करके अगर उन ऑप्शन को परसेंटेज में देता तो x की वैल्यू आती 4.5% और y की वैल्यू आती 1.6, सॉरी x की वैल्यू आती ओनली 4.5 और y की वैल्यू आती 1.6। लेकिन उसने वहां पे तो लिख दिया x% है या y% है, लेकिन ऑप्शन में उसने डायरेक्ट यही वैल्यू यूज कर ली। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, फर्स्ट के लिए x की वैल्यू 0.045 और y की वैल्यू 0.016। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी इसका राइट आंसर होगा आपका। सो ये क्वेश्चन थे जो हमने इस वीडियो में किए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।